जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी चल रही है और अभी तक हमने जो भी मुद्दे उठाए हैं, ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो परमाणु परीक्षण के 25 वर्ष हो गए हों, या जो है दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात हो गई हो, या पश्चिमी देशों के साथ संबंध की बात हो, और साथ में भारत कनाडा के बात रिलेशन की बात हमने की, और उसके बाद देशद्रोह कानून भी हमने देखा और उसके औचित्य को समझा। ओटीटी विनियमन भी भारत में कैसे होता है और क्या ज़रूरत है और क्या चुनौतियां हैं, ये भी हमने देख लिया। आज का हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है करंट अफेयर्स में डिस्कशन का, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण, डिकार्बनाइजेशन। ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण। ठीक। डी विकार्बनीकरण का मतलब डिकार्बनाइजेशन। विकार्बनीकरण होता क्या है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारकों में एक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, का अवशोषण कर लेना, अवशोषण कर लेना, या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीकार्बनाइजेशन होता क्या है, तो इसका ये मतलब है कि डीकार्बनाइजेशन उसे कहते हैं एक ऐसी गतिविधि जिससे हम वातावरण में CO2 के एमिशन को कम कर दें, या जो एग्जिस्टिंग CO2 है उसको क्या कर लें, कैप्चर कर लें, अवशोषित कर लें। ठीक। अब समस्या ये है कि अगर डिकार्बनाइजेशन हो रहा है तो सबसे पहले आपको ये वजह पता होनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आवश्यकता क्यों। विकार्बनीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है? तो पहला, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, हिंदी में इसको बोलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में हमें ये ध्यान में रखना है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सदी के अंत तक इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है? 2.7 से लेकर के 3%, 3 डिग्री सेल्सियस तक, परसेंट नहीं, 3 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब अगर अभी औसत टेम्परेचर 20 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा, या 22.7 डिग्री हो जाएगा। पेरिस समझौते में, पेरिस समझौता हुआ है 2015 में, ये ध्यान रखिएगा। पेरिस समझौते में जो हमने कहा था वो ये कहा था कि 8 वर्ष तक हम क्या कर देंगे, 50% कम कर लेंगे टेम्परेचर। और कहाँ तक बात की गई थी, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात की गई थी, कि इस सदी के अंत तक हम क्या करेंगे, होना चाहिए जो अभी हमारी दर है उसके हिसाब से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, लेकिन हम उस दर को क्या करेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करेंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा। ठीक।
दूसरा जो मुद्दा है वो है क्लाइमेट चेंज। स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रकृति की कार्य प्रणाली में छेड़खानी होगी तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी, और उस रौद्र रूप का जो प्रभाव है, जो रिजल्ट है, उसी को बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मनुष्य के द्वारा प्रकृति के साथ की गई छेड़खान। उसको डिस्टर्ब किसके द्वारा किया गया? मनुष्य के द्वारा, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा। तो प्रकृति ने जब उसको आप डिस्टर्ब करेंगे किसी को भी, तो वो क्या करेगा? रिएक्शन देगा। तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? प्रकृति जो रिएक्शन दे रही है उसी को बोल रहे हैं क्लाइमेट। भारत की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर मुद्दा ये है कि 2019 में 75% जिले इससे पीड़ित हैं। आपने देखा भी होगा कि गर्मियों में बहुत सीजन जो है क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा। मतलब साल के पहले क्या होता था कि 4 महीने सर्दी पड़ती थी, 6 महीने, वो 4 महीने गर्मी पड़ती थी, और फिर उसके बाद 4 महीने या 2 महीने 3 महीने तक बरसात थी। अब इसमें पैटर्न में चेंज आ रहा, या तो बहुत चरम गर्मी पड़ रही या चरम बरसात आ जाती है। ठीक है। और या क्या हो जाती है? चरम ठंड पड़ जाती है, और बहुत ही अल्प समय के लिए ऐसा होता है। ठीक। दूसरी बात, बाढ़ और सूखा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है लगातार। मैंने आपको बताया, या तो बहुत तेजी से पानी बरस जाता है कम समय में तो बाढ़ आ जा रही है, या बिल्कुल ही सूखा पड़ा जा रहा है, बारिश हो ही नहीं रही है। इनकी घटनाओं में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और ये घटनाएं में वृद्धि केवल और केवल मनुष्य को प्रभावित नहीं करेंगी, उसके साथ एसोसिएट पूरी नेचर को, पूरी फूड साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल, पूरी नेचुरल साइकिल, सबको डिस्टर्ब करेंगी। जो एसोसिएट जीव हैं उनको भी डिस्टर्ब करेंगे, जो एसोसिएट नेचर है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे, जो इनका खाद्य समस्या है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे। खाद्यान्न का उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो हमारा एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समावेशी विकास के जो लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य, वो पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जीरो हंगर वाली बात हो पाएगी? खत्म करने की बात नहीं हो पाएगी। हम सबको शिक्षा दे पाएंगे? जब सब लोग जीवित ही नहीं रहेंगे, सब लोग भूख और बाढ़ और सूखे से ही मर जाएंगे, तो हम किसको शिक्षा देंगे? किसके स्वास्थ्य की बात करेंगे? बात समझ में आ गई? तो ये चीजें। तीसरी बात, क्योंकि ये सारी बातें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, वर्ल्ड से रिलेट करके, ये केवल भारत से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ये भी भारत से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। ठीक। तो तीसरी बात ये है कि भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक नेट कार्बन जीरो। नेट कार्बन जीरो का मतलब कि अभी हम कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, CO2 का, और अवशोषण कम। हमारे पास पेड़ पौधे उतने नहीं हैं, या ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो एमिशन क्या करे, CO2 का कम करे। तो हमने ये लक्ष्य रखा है कि 2070 तक जितना कार्बन हम प्रकृति में छोड़ेंगे उतना ही हम क्या करेंगे? अवशोषण करने का प्रोविजन करेंगे। मतलब हम पेड़ ज़्यादा लगाएंगे, वृक्ष ज़्यादा लगाएंगे। ठीक। ताकि वो क्या करें? CO2 का अवशोषण करें। ठीक। तो भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक। ये इंपॉर्टेंट है डाटा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। और आगे भी पूछा जाएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में एक चीजें और देख लेते हैं। भारत का कार्बन उत्सर्जन प्रोफाइल। भारत का कार्बन उत्सर्जन प्रोफाइल। भारत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ल्ड का 2.4% है अराउंड। जो यहाँ पर जनसंख्या है वो अराउंड 17%, 17 to 18% है। 17% मान लीजिए, ये जनसंख्या है।
योगदान हम कितना दे रहे हैं कार्बन उत्सर्जन में? 1/3। 1/3 लेवल पर हैं, 1/3 हिस्से पर। ठीक। हाँ, थर्ड पोजीशन है हमारी। ठीक। पहले में कौन है? अमेरिका, दूसरे में है चीन, और तीसरी पोजीशन पर हम लोग कार्बन उत्सर्जन के मामले में हैं। टोटल ग्लोबल कार्बन एमिशन का, कार्बन उत्सर्जन का 3.3% का योगदान हम दे रहे हैं। और वैसे किस पोजीशन पर हैं? थर्ड पोजीशन पर। ठीक। अब ये जो इसमें हम योगदान दे रहे हैं या थर्ड पोजीशन पर हैं, इसमें से 1/3 भाग कहाँ से आ रहा है? स्टील इंडस्ट्री से आ रहा है। फिर 1/3 भाग इलेक्ट्रिक जनरेशन से आ रहा, जो विद्युत उत्पादन हम करते हैं कोयला जला करके, उनसे। कृषि और संबंधित गतिविधियां, इनसे हमारे पास आ रहा है 17%। 17% का योगदान है। जो बाकी बच गया वो कौन है? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। बात समझ में आ गई? ये है 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3 इसका, और टोटल जो है इन तीनों का 1/3 है। और टोटल क्या है? टोटल में 17% कहाँ से आ रहा है? कृषि से। ठीक, एग्रीकल्चर एंड एसोसिएट एक्टिविटीज से। ठीक। ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट रूप में पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन उत्तरदायी है? कृषि और संबंधित गतिविधियां। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक। इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज मेनली है, इलेक्ट्रिक जनरेशन वाले प्लांट हैं, और परिवहन है। ठीक। उसके बाद आ रहा है नंबर कृषि और संबंधित गतिविधियों। ठीक है। तीसरी बात, अब जो है, आपने एक नाम सुना होगा, COP26। COP26 पर बाद में आते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि पेरिस समझौते में भारत ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, NCDC और NDC। NDC का मतलब क्या होता है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। राष्ट्रीय योगदान निर्धारक या निर्धारण, राष्ट्र के द्वारा जो अपने एमिशन का निर्धारण किया गया, इसमें 3 चीजों का जिक्र किया गया है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहला तो ये है कि 2030 तक 2005 के स्तर से, मतलब हम रेफरेंस कौन सा ईयर ले रहे हैं? 2005। तो 2005 में जो लेवल था ग्रीन हाउस गैसेज का, उसका लेवल से 2030 में जब हम मेजर करेंगे तो स्तर से
30 से 35% कमी करेंगे। रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा? 2005 वाला लेवल। ठीक। और आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 25 से 28% हम लोग ये अचीव कर चुके हैं अभी 2022-23 में। ठीक। दूसरी बात, 1% पर ईयर के हिसाब से कर रहे हैं, 1% 2% ऐसे। ठीक है। दूसरी बात ये कहा गया था कि रिन्यूएबल एनर्जी, टोटल एनर्जी में से जो नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन कितना करना है? 40%। और इसमें से हमने अचीव कितना किया है? लगभग 35 से 36% के आसपास। तो टोटल एनर्जी में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना रखना है? 40% तक। ये कब तक है? 2030 तक। ठीक। और जिसमें से हमने प्राप्त क्या कर लिया है? 36% तक हम आ गए। ठीक। और तीसरा ये है कि अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण, ढाई से 3% गीगाटन CO2। ठीक है। और ये लक्ष्य हमारे पास 1.5% तक हमने प्राप्त कर लिया। तो हम प्राप्त करने के नज़दीक है, मतलब जितना हमने प्रॉमिस किया था पेरिस समझौते में, वो हम फुलफिल करने की कगार पर हैं। ठीक। पेरिस समझौता इम्पॉर्टेंट होता तब जब हमारे पास एक नई चीज ना आती, और ये है COP26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 सम्मेलन का जो है इंडिकेशन दे रहा है कि 26वां सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था आई थिंक स्विट्जरलैंड में, जहाँ तक है। ठीक। यूरोपियन कंट्री में हुआ था। यहाँ पर भारत ने 5 लक्ष्य निर्धारित किए, जिसको बोलते हैं पंचामृत। क्या बोलते हैं? पंचामृत। इस पंचामृत में आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि उससे 2023 वाले वो जो पेरिस समझौता वाला था, उससे चीजें क्या रही हैं? मिलजुल रही। तो पहला क्या है? ये सारे लक्ष्य 2030 के लिए निर्धारित हैं, तो हर पॉइंट में 2030 वर्ड लगा लेना आप। तो पहला पॉइंट ये है कि 2030 तक टोटल एनर्जी में से 50% रिन्यूएबल एनर्जी होगी, नवीकरणीय ऊर्जा। तो 2030 में जो भी हमारी एनर्जी की डिमांड होगी उस समय, तो उसमें से 50% हम किससे ले रहे होंगे? रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। तो 50% कौन होगा? कुछ होगा न्यूक्लियर पावर, कुछ होगा ये थर्मल पावर प्लांट से, कुछ होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, इनसे होगा। ठीक। जल विद्युत परियोजनाओं से। दूसरा, 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा, गैर जीवाश्म ईंधन से, मतलब मिनिमम हमें 500 गीगावाट क्या करना है? ये अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक। ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या कह रहा है? तीसरी चीज ये है कि 2070 तक नेट कार्बन जीरो का स्टेटस प्राप्त करना। 2070 तक नेट कार्बन जीरो क्या हो जाएगा? प्राप्त करना है हमें। ठीक है। फोर्थ, फोर्थ क्या कह रहा है?
कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 अरब टन CO2 की कमी करना, उत्सर्जन में कमी करना, 1 अरब टन। ठीक। और पांचवा है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कमी करना, कितना? अराउंड 4.5%। ठीक। ये चीजें जरा ध्यान में रखना। ठीक है। सॉरी, ये 4.5% नहीं, 4.5% प्रतिवर्ष मान लीजिए, या 45% है ये, 45% तक कमी करना। वहां पर क्या था, पेरिस समझौते में 30 से 35, यहाँ पर क्या कर दिया है, 45 कर दिया। तो ये पंचामृत लक्ष्य क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक। अब देखिए, अब अगर हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहली चीज तो हमारी नीतियां क्या कह रही हैं। हम कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे हम इस गोल को अचीव कर सकें। फिर क्या करेंगे, धन आवंटन कितना है। और तीसरा, टेक्नोलॉजी हमारी कैसी है। चौथा, उदाहरण कि अभी तक हमने क्या क्या किया। नीतियों में पहली चीज तो क्या करेंगे, कर प्रोत्साहन देंगे, जो ग्रीन एनर्जी को क्या करें, प्रोत्साहित करें। ग्रीन एनर्जी में दिक्कत क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कौन सी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, अच्छा है। ठीक। तो कर प्रोत्साहन देंगे, जो भी कंपनियां सोलर सेल बनाएंगी या विंड पावर से एनर्जी डेवलप करेंगी उनको कर में छूट दे देंगे, ताकि वो क्या हों और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। ठीक। दूसरी बात, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में क्या दिक्कत है कि दिन के समय ही सूर्य रहता है, अब दिन के समय ही वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो रात में तो प्रोडक्शन करेंगे नहीं। अब क्या है, एक आपने नाम सुना होगा डिस्कॉम के, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में क्या है कि उसका टर्म मैं एग्जैक्ट नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन ये उसमें क्या होता है कि उनको क्या करना होता है डिस्कॉम कंपनीज को, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो उत्पादक हैं उनके साथ क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट। और उनको ये करना पड़ता है कि कुछ परसेंट आप उनकी रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा ले करके आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग हिचकिचाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, तो उनका पर यूनिट रेट ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कम रेट में ज़्यादा ट्रैफिक लगा कर, टैरिफ लगा करके वो क्या करेंगी, बेचना चाहेंगी। अब जब हमें पहले से ही इनपुट साइड से ही बिजली महंगी मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है कि उपभोक्ता को ज़्यादा महंगी बेचेंगे। तो फिर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया गया कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के प्रोत्साहन की बात चली। ठीक है, कि आप लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कीजिए, और क्या कीजिए, अगर शॉर्ट टर्म करेंगे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादक है कंपनी, वो भी क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट से हिचकिचाएगी, आगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करेगी। तीसरा क्या है, ग्रीन टैक्स का कॉन्सेप्ट, कि जो क्या कर रहे हैं, जो पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं उनसे ग्रीन टैक्स के नाम पर क्या किया जाए, ज़्यादा टैक्स वसूला जाए। जब ज़्यादा टैक्स वसूलोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने उद्योग में, अपनी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे कि या तो वो रिन्यूएबल एनर्जी से चलाएंगे, छत पर सोलर लगा लेंगे, सोलर पैनल, और उससे चलाएंगे अपना काम, या वो क्या करेंगे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अपनी इंडस्ट्री में लगाएंगे कि जिससे वो क्या हो, लो कार्बन एमिशन का इस्तेमाल, लो कार्बन एमिशन करे। ठीक। तीसरी बात, नीतियों में एक चीज और आपने सुना होगा, ग्रीन बॉन्ड।
ग्रीन बॉन्ड सरकार लाई थी किसके लिए? कि ग्रीन परियोजनाओं में जो धन के आवंटन की कमी है, इसको मिला दीजिए यहाँ से, उसको क्या कर सके, दूर कर सके। पहला ग्रीन बॉन्ड किसने वो किया था, लॉन्च किया था? यस बैंक ने। ठीक है, ये डाटा आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ग्रीन बॉन्ड में, ग्रीन बॉन्ड में समस्याएं दो हैं। पहली बात तो इसमें धन का आवंटन पर्याप्त नहीं है, जितना चाहिए उतना आता नहीं है। लोग इस पर कम रुचि दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर क्या है, सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल न्यूज में था कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। मतलब सरकार के द्वारा गारंटी दी गई कि नहीं, आपका पैसा डूबेगा नहीं और हम इतना इंटरेस्ट आपको पे करेंगे शेयर धारकों को। ठीक। जो अभी तक है वो ये है कि लगभग वर्ल्ड में जो अभी ज़रूरत है धन की, वो 3.7 या 3.5 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है पूरे विश्व को। इतने फंड की कमी है, ये ध्यान रखिएगा। और हमारे पास अवेलेबल कितना है? 1 ट्रिलियन डॉलर। अभी इतना और हो तब हम जा करके, मतलब 5 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है और हमारे पास धन है 1 ट्रिलियन डॉलर। ठीक। एक तो पर्याप्त नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है, कभी कभार ग्रीन बॉन्ड जारी करके कंपनियां वित्त जुटा लेती हैं, लेकिन उनको ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट ना करके ग्रीन वाशिंग करती हैं। ग्रीन वाशिंग का क्या मतलब है? वो दिखाती हैं कि हम ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो क्या करती हैं, अपने लाभ के लिए किसी दूसरी इंडस्ट्री में लगा देंगी, जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो इसमें ग्रीन वाशिंग की भी समस्या है। ग्रीन वाशिंग का मतलब समझ गए आप, कि हम दिखा रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं। ठीक। तो ये ग्रीन वॉशिंग की इसमें समस्या है। तो ये धन आवंटन के लिए, हाँ एक चीज और नीतियों में कर दीजिए, कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स कर प्रोत्साहन में आ गया, तो कार्बन बाजार भी कर दीजिए। कार्बन ट्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा, कार्बन बाजार। कार्बन ट्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा कि कार्बन जो ज़्यादा वो कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, वो कार्बन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट खरीदता है। किससे? जो कम उत्सर्जन करता है। ठीक है। तो ये क्या मतलब है कि पर्यावरण को हम पैसे से कंपनसेशन कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल वो इफेक्ट हमारे ऊपर ही आएगा। ठीक। धन आवंटन में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये धन आवंटन पर्याप्त नहीं है। हम यहाँ पर ग्रीन टैक्स लगाकर क्या कर रहे हैं कि उनको छूट दे रहे हैं कि आप उत्सर्जन करते रहिए और हमें टैक्स सरकार को देते रहिए। ठीक। जबकि पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो ना तो सरकार रहेगी ना लोग रहेंगे। जो उत्सर्जन कर रहे हैं वो भी, और जो उस उत्सर्जक पर्यावरण में रह रहे हैं वो भी, कोई नहीं रहेगा। ठीक। तो धन आवंटन में समस्या बनी हुई है कंटिन्यू, और इसी को दूर करने के लिए तरह तरह की पॉलिसी आ रही है। धन आवंटन में एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हम लोग कर प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए विभिन्न नीतियां सरकार की, ताकि हम क्या करें, उसके प्रोडक्शन कास्ट को कम कर सकें, इनिशियल कास्ट को कम कर सकें। ठीक। टेक्नोलॉजी में एक आपने नाम सुना होगा, पीएटी। पीएटी का मतलब परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। मतलब कि जैसे स्टील इंडस्ट्री है वो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रही है, तो वहाँ पर ये नीति लगा कर क्या कर रहे हैं, पॉलिसी लगा करके कि ये खास करके उर्वरक क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित हुआ, और उन्होंने उसका रिजल्ट दिया कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं वो ज़्यादा विद्युत खाती हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही हैं, खपत कर रही हैं, उत्सर्जन भी उतना ज़्यादा कर रही हैं इन्वायरमेंट में कार्बन का। तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उसकी टेक्नोलॉजी वर्किंग मेथड क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। पुरानी मशीनों को, घिसी पिटी मशीनों को नई मशीन से चेंज कर रहे हैं। नई मशीन, स्वाभाविक सी बात है कि कोई मशीन अगर 50 साल पहले लगी होगी तो ये अभी जो आएगी तो उसकी टेक्नोलॉजी अलग होगी। ठीक। वो लेटेस्ट नॉर्म्स के हिसाब से कंपनी उसको बनाएगी। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। टेक्नोलॉजी में एक चीज़ और कि R&D डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को कम कर रहे हैं, इनिशियल कॉस्ट को। ठीक। ये सब है। टेक्नोलॉजी में एक नाम आपने और सुना होगा, आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है ITER,
इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, आर्टिफिशियल सन बनाने का। ये भी क्या है, ताकि आपको कंटिन्यूअस ऊर्जा मिल सके, ठीक, आप उस पर डिपेंड ना रहें नेचुरल सन पर। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जाम्पल ले लेंगे। एक भारी उद्योग मंत्रालय एक स्कीम चला रहा, फेम इंडिया, जिसमें सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बस को प्रोत्साहन दिया जा रहा सार्वजनिक परिवहन में। फेम क्या है, फास्टर एडॉप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, हाँ, कर में कमी, जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ग्रीन, उसमें उनको कर में छूट दिए दे रहे हैं, ये उदाहरण है, ठीक है। और क्या है, एक उदाहरण और, उज्ज्वला योजना आप पहल, ठीक है, गैस सिलेंडर वाली जो दे रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं कि कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें घरेलू कार्यों में, ठीक। तो ये सब इसका क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। और इन सब का मोटिव क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं एसडीजी, उनको क्या हो सके, उनको हम पूरा कर सकें, ठीक। आने वाली पीढ़ी को इसकी कीमत ना चुकानी पड़े, कि डिस्टर्ब हमने किया और कीमत वो चुकाए, संधारणीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सब इसके क्या हैं, उद्देश्य होने चाहिए। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, पंचामृत लक्ष्य को अपने कहे अनुसार पूरा किया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक ज्वलंत मुद्दा उठाएंगे, और वो होगा, या तो आतंकवाद होगा या मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।